हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी। आपका स्वागत है आर के स्टडी स्टूडेंट में। दोस्तों, हम पिछले क्लास में मौलिक कर्तव्य के बारे में अच्छे से चर्चा कर लिए थे, अच्छे से हम उसको समझ लिए थे। पिछले क्लास में हम ये भी बताए थे कि जो मूल अधिकार है हम लोगों का, मूल अधिकार और डीपीएसपी यानी राज्य की नीति निर्देशक तत्व, इन दोनों में अंतर क्या है इसको भी हम आपको बतला दिए थे। कल के क्लास में एक टॉपिक था वो छूट गया था। बहुत लोग कमेंट कर रहे थे सर इस टॉपिक को छोड़ते हैं। वो देखिए वो छूट गया था, उसको आज इस क्लास में हम कवर कर लेते हैं। वो टॉपिक क्या था कि जो आपका डीपीएसपी है, क्या है डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है, इसको तीन भागों में, कितने भागों में, तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है। तीन भागों में क्या किया गया है, वर्गीकृत यानी वर्गीकरण किया गया है। इसका वर्गीकरण क्या किया गया है, वर्गीकरण। वो तीन भाग क्या क्या है उसको आप समझिए। देखिए, पहला जो भाग है वो है समाजवादी, और जो दूसरा भाग है वो है गांधीवादी, और जो तीसरा भाग है वो है उदारवादी। क्या है, उदारवादी। उन तीनों भागों को अच्छे से हम समझ लेते हैं। देखिए, पहला भाग क्या है, समाजवादी, समाजवादी। जो दूसरा भाग है वो क्या है, गांधीवादी, गांधीवादी। और जो तीसरा भाग है वो क्या है, उदारवादी, उदारवादी। इसको समझिए, ये क्या है, तीनों ये क्या क्या चीज़ है इसको समझ लीजिए पहले। देखिए जब हमारा डीपीएसपी जो है, डीपीएसपी यानी राज्य की नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी का मतलब राज्य की नीति निर्देशक तत्व जो है, इसमें कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं, कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जो समाज के कल्याण के लिए, जो समाज के रिलेटेड है। कैसे हैं, समाज के रिलेटेड, उसको हम समाजवादी में रखे हैं। और कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जो गांधी जी की विचारधारा यानी गांधी जी के समर्थक हैं, यानी गांधी जी ने ये कहा था कि ये नहीं, ये अनुच्छेद अच्छा है, इसको इसमें रहना चाहिए। वो किस में रखेंगे हम लोग, गांधीवादी में। और कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जैसे नियम कानून बनाना हो, या फिर कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं शिक्षा के रिलेटेड, वो किस में रखेंगे, उदारवादी में। तो इतना आप समझ गए कि समाजवादी, गांधीवादी, उदारवादी में कौन कौन सा अनुच्छेद रखेंगे। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं, कौन कौन सा अनुच्छेद किस वादी में आएंगे। देखिए, पहले समाजवादी समझते हैं, उसके बाद गांधीवादी, उसके बाद उदारवादी। इतना समझ गए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले इसमें आएगा अनुच्छेद 38। देखिए, जो अनुच्छेद 38 है उसमें आपको हम बता चुके हैं, जो अनुच्छेद 38 है इसमें आपको हम कई बार बता चुके हैं। ये किसके लिए है, समाज कल्याण के लिए। किसके लिए है, समाज कल्याण के लिए। किसके लिए है, समाज कल्याण के लिए। यानी लोकतांत्रिक तंत्र है, इसमें न्याय वाय सब चीज़ की क्या है, चर्चा है। समाज के लिए, समाज के विकास के लिए। तो जो समाज के विकास के लिए किस में रखेंगे, समाजवादी में। इतना आप समझ गए कि अनुच्छेद 38 किस में है, समाजवादी में। दूसरा चीज़ है अनुच्छेद 39। जो अनुच्छेद 39 है वो किस में है, समान वेतन, स्त्री या पुरुष का समान वेतन। इसमें किस अनुच्छेद 39 में किसकी चर्चा है, समान वेतन, यानी जो स्त्री और पुरुष हैं उनको समान वेतन दिया जाएगा। ये किसमें कहा गया है, अनुच्छेद 39 में। इसमें कहा गया है कि ये किसके लिए, जब जो मान लीजिए जो स्त्री है और पुरुष है, इनको जब समान वेतन दिया जा रहा है, क्या समान वेतन दिया जा रहा है, वेतन, तो ये किस में आएंगे, ये समाज में आएंगे, समाजवादी में। क्योंकि समाज से रिलेटेड इनको कोई भेदभाव नहीं किया जाता। अगर इन लोगों के बीच में कोई भेदभाव किया जाता तो समाजवादी में था, नहीं होता। किस में किया गया था, उसको उदारवादी में। तो ये उदारवादी में क्या इसको किया जाता था, समझ गए। इतना स्त्री और पुरुष को किस में रखा जाता, समाजवादी में। तो चलिए अब दूसरा अनुच्छेद समझते हैं। इसमें कुछ और अनुच्छेद है, उसको देखिए। अनुच्छेद 39 का, इसमें एक और अनुच्छेद है, अनुच्छेद 39 का। जो अनुच्छेद 39 का है, इसमें कहा गया है कि निःशुल्क न्याय। देखिए, इसमें कहा गया है समान न्याय, समान न्याय या निःशुल्क कानून सहायता, निःशुल्क कानून सहायता। उसको समझिए क्या चीज़ है।
अनुच्छेद 39 का में कहा गया है कि देखिए, जो समान न्याय है, यानी जो भी व्यक्ति का अगर समान न्याय नहीं मिलता है तो उसको समाजवादी में नहीं रखा गया है। तो इसमें कहा गया है सभी व्यक्तियों को समान न्याय मिलेगा और निःशुल्क कानून सहायता की जाएगी। मतलब कि देखते हैं गांव में अभी भी कहीं भी झगड़ा हो जाता है, गांव में देखते हैं कहीं भी झगड़ा हो जाता है तो आप तुरंत 100 नंबर पर फ़ोन करते हैं, 100 नंबर पर तुरंत फ़ोन करें तो क्या वो आने में आपसे निःशुल्क लेती है, कुछ फीस लेती है, नहीं लेती है। उसी को कहा गया है निःशुल्क कानून सहायता, यानी वो तरह से क्या है, निःशुल्क कानून सहायता है। तो किस में कहा गया है, समाजवादी में। इसको किस में रखेंगे, इस आर्टिकल को, समाजवादी में। इतना आप समझ गए। अब समझते हैं आगे, इसके में कुछ और आर्टिकल हैं, उसको समझिए। अनुच्छेद, आगे देखिए, अनुच्छेद कौन है, 41। अनुच्छेद 41 में कहा गया है कुछ दशा में, कुछ दशा में, यानी इसका मतलब कहा गया है इसमें कि कुछ दशा में ऐसे जैसे अनुच्छेद 41 में क्या है, विकलांग, विकलांग लोगों को क्या दिया जाएगा, पेंशन दिया जाएगा। बुढ़ापे में लोगों को पेंशन दिया जाएगा। तो किस में लिए, वो समाज के लिए ही है, समाज का क्या कर रहा है, विकास कर रहा है, समाज का सेवा कर रहे थे। किस में रखेंगे, इस अनुच्छेद को समाजवादी में। किस में रखेंगे, आर्टिकल 41 को समाजवादी में। इतना समझ गए। तो चलिए आगे समझते हैं। देखिए एक और अनुच्छेद है, उसको देखिए, अनुच्छेद कौन है वो, अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42 में क्या है, इसको समझ लीजिए। अनुच्छेद 42 में कहा गया है न्याय संगत, न्याय संगत, न्याय संगत की चर्चा की गई अनुच्छेद 42 में। मतलब कि जो भी व्यक्ति जिस लायक रहेगा उसी लायक उसको कार्य दिया जाएगा। मतलब समझिए, मान लीजिए किसी व्यक्ति, मान लीजिए कोई सरकारी कर्मचारी है, क्या है, सरकारी कर्मचारी है, और वो व्यक्ति का क्या हुआ है, फीवर यानी बुखार हुआ है। क्या हुआ है, बुखार, फीवर हुआ है, और वो व्यक्ति काम करने लायक नहीं है, तो उसको आप ज़बरदस्ती काम नहीं करा सकते हैं, ज़बरदस्ती काम नहीं करा सकते हैं। अगर उसका थोड़ा सा बुखार है, हल्का बुखार है, हल्का उसका फीवर हुआ है, तो उसको हिसाब से उसको काम दे सकते हैं। इसीलिए कहा गया इसमें कि 42 में कहा है न्याय संगत। ये किसके लिए है, समाजवादी के लिए, समाज का बढ़ावा दे रहा है, समाज की कुछ सुरक्षित कर रहे हैं, इसलिए किस में रखा गया है, समाजवादी में। इतना आप समझ गए। अब आगे समझते हैं। इसमें एक और आर्टिकल को रखा गया है, आर्टिकल, अनुच्छेद, अनुच्छेद किसको रखा गया है, 43, 43, 43 क, 43 ख को भी रखा गया है इसमें। 43 क ख में क्या है उसको समझिए। 43 में कहा गया है, अनुच्छेद 43 में, अनुच्छेद 43 में कहा गया है किसी भी व्यक्ति को, चाहे जो भी व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी व्यक्ति को अगर निर्वाह मजदूर, 43 में क्या कहा गया है, निर्वाह मजदूर, किसी भी व्यक्ति, किसी व्यक्ति अगर वह काम करता है, क्या करता है, काम करता है, काम करता है यानी वो मजदूरी करता है, और मजदूरी में उसका निर्वाह मजदूर, यानी उसकी आप काम कर रहा है सुबह से, सुबह 8 बजे से वो शाम 8 बजे तक, 8 बजे तक वो काम किया है, उसके हिसाब से उसको मजदूरी दीजिए। वो 12 घंटा काम किया तो उसको 12 घंटे के हिसाब से उसकी मजदूरी दीजिए, यानी पैसा दीजिए। ऐसा नहीं है कि आप 12 घंटा काम किया उसको 2 घंटे का पैसा दिए हैं, तो ऐसा इसमें नहीं कहा गया है। इसीलिए इसको किस में रखा गया है, समाजवादी में। समाजवादी में इससे कहा गया, रखा गया है क्योंकि ये किसके लिए है, समाजवादी के लिए। ये अनुच्छेद किस में रखा जाएगा, समाजवादी में। तो इतना आप समझ गए। तो अनुच्छेद 42, 43 में किस चीज़ की चर्चा है, निर्वाह मजदूर यानी कामगारों की चर्चा है। इसमें एक चीज़ और रखा गया है, अनुच्छेद, अनुच्छेद 46 को, अनुच्छेद 46 में कहा गया है कि जो पिछड़े वर्ग हैं, पिछड़े, जो पिछड़े वर्ग हैं, जैसे SC ST, जो पिछड़े वर्ग हैं उनको आगे बढ़ाना है। क्या करना है, आगे बढ़ाना। तो ये भी तो एक तरह से समाज का कल्याण हो रहा है। तो किस में रखा जाएगा, समाजवादी में। किस में रखा जाएगा, समाजवादी में। तो आप समझ गए समाजवादी में कौन कौन अनुच्छेद आएंगे। तो देखिए, पहला अनुच्छेद है 38, दूसरा अनुच्छेद है 39, तीसरा अनुच्छेद 39 का, और 39, 41, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 43, 43 का, अनुच्छेद 46। ये किस में है, समाजवादी में।
इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। एक एक अनुच्छेद आपको पढ़ा भी चुके हैं पिछले क्लास में, एक एक अनुच्छेद आपको हम समझा रहे किस अनुच्छेद में क्या चीज़ है, इतना आप समझ गए। इसमें बस इस चीज़ की चर्चा है। डीपीएसपी में आपको बताए हैं पहले ही, जो डीपीएसपी है वो उसमें कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जो किसके लिए है, समाजवादी के लिए। तो यही जो अनुच्छेद थे डीपीएसपी में कुछ कुछ आपको बताया था, वो क्या है, यही अनुच्छेद है जो किसके लिए है, समाजवादी के लिए। इतना आप समझ गए। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब गांधीवादी, गांधीवादी का मतलब देखिए, जो कुछ ऐसे अनुच्छेद थे डीपीएससी के, कुछ ऐसे अनुच्छेद थे जो गांधी जी पूर्ण रूप से समर्थन करते थे। गांधी जी की विचारधारा जो थी वो किसके लिए थी, उसी अनुच्छेद के लिए थी। किसके लिए, उसी अनुच्छेद के लिए। जैसे मान लीजिए अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40 में क्या है, ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत की चर्चा है। किसकी चर्चा है, ग्राम पंचायत की। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत चर्चा। गांधी जी कहे थे कि जब संविधान बन रहा था अनुच्छेद 40, तो वहाँ पर गांधी जी कहे थे कि जो हमारा देश है वो किसका है, गाँव का, गाँव का देश है। किसका है, गाँवों का देश है, गाँवों का देश है। इसलिए अनुच्छेद 40 में किसकी चर्चा होनी चाहिए, ग्राम पंचायत की। तो जो ग्राम पंचायत है किसके लिए, किसके समर्थन में जाता है, गांधी जी के समर्थन में जाता है। इसलिए इसको किसने रखा गया है, गांधीवादी में। इतना समझ गए कि गांधी जी से कहे थे कि नहीं, ग्राम पंचायत भारत में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि ये गाँव का शहर है। ये किसके समर्थन में जाता है, गांधी जी के समर्थन में। दूसरा जो अनुच्छेद है, दूसरा अनुच्छेद वो है 43, 43 क, 43 ख। आपको यहाँ भी पढ़ा है 43, 43 क, 43 ख, क्योंकि ये भी गांधी जी के समर्थन में। क्योंकि इसलिए समर्थन में, जो 43 में आपको बताए हैं क्या, निर्वाह मजदूर, निर्वाह मजदूर। इन लोगों को आपको मजदूरी नहीं मारना, मारने का मतलब इनको मजदूरी जितना काम किए हैं उसके हिसाब से उन लोगों की मजदूरी देना। ऐसा नहीं कि वो काम किए 8 घंटा उसको दे रहे हैं आप मजदूरी 6 घंटे की। तो ये गांधी जी समर्थन किए थे इसका कि नहीं, जो व्यक्ति जितना काम कर रहा है उसी के हिसाब से उसका मजदूरी मिलना चाहिए। किसमें भी, ये भी किसी में अनुच्छेद जाता है, गांधीवादी में। इसमें कन्फ्यूज मत होएगा, ये समाजवादी में भी है और गांधीवादी में भी। इतना आप समझ गए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए और ऐसे अनुच्छेद हैं जो गांधीवादी हैं। देखिए उन लोग अनुच्छेद, देखिए अनुच्छेद, अनुच्छेद आपके कौन हो गए, 46। अनुच्छेद 46 में किस में है, गांधीवादी में। क्योंकि अनुच्छेद 46 में कहा गया है कि एससी और एसटी, ये जो पिछड़े वर्ग हैं इनको आगे बढ़ाना है। किसको आगे बढ़ाना है, एससी एसटी को। इसलिए गांधी जी ये कहे थे कि नहीं, जो पिछड़े वर्ग हैं उनको भी आगे करना है, उनका भी विकास करना है, उनको भी आगे ले चलना है। तो गांधी जी के भी समर्थन में आएंगे, गांधी जी के ये भी अनुच्छेद समर्थन में आएगा। इतना आप समझ गए, गांधी जी इसको समर्थन किए थे इस अनुच्छेद को। अब अगला अनुच्छेद समझते हैं, अनुच्छेद 47। अनुच्छेद 47 क्या है उसको समझिए। अनुच्छेद 47 में कहा गया है पोषाहार। क्या कहा गया है, पोषाहार, पोषाहार की चर्चा अनुच्छेद 47 में। इसमें कहा गया है अनुच्छेद 47 में जो नशीली दवाइयाँ हैं, कैसी नशीली, जो नशीली दवाइयाँ हैं, जो नशीली दवाइयाँ हैं या जैसे ड्रग्स हो गए, ड्रग्स, गांजा, ये सब चीज़ों को क्या करना है, प्रतिबंध लगाना है। क्या करना है, प्रतिबंध लगाना है। शराब, मदिरा, शराब को मदिरा कहते हैं, उसको क्या करना है, प्रतिबंध लगाया। तो ये किसके समर्थन में जाता है, गांधी जी। क्योंकि गांधी जी कहे थे कि जो क्या है, नशीली दवाइयाँ हैं, ड्रग्स है, गांजा है या मदिरा है यानी शराब है, उस पर क्या करना है, प्रतिबंध लगाया। कौन कहे थे, गांधी जी। इसलिए इस पर ये अनुच्छेद किसके समर्थन में जाता है, गांधी जी के। इतना आप समझ गए कि गांधी जी क्या कहे थे अनुच्छेद 47 में। तो चलिए अब आगे समझते हैं। एक और अनुच्छेद है, अनुच्छेद 48। ये भी गांधी जी के समर्थन में, गांधी जी इस अनुच्छेद का समर्थन करते थे। ऐसा नहीं कर रहे हैं कि गांधी जी के मतलब जितने अनुच्छेद आपको पढ़ा रहे हैं हम, ये सब गांधी जी इस अनुच्छेद का समर्थन करते थे कि नहीं, ये अनुच्छेद सही है। क्या है, अनुच्छेद सही है, इसलिए इसको गांधीवादी बोला गया है। और जो समाजवादी है, जो समाज के लिए है, इसलिए इसको समाजवादी में रखा गया है। और जो गांधीवादी इस अनुच्छेद का समर्थन करते थे, इसलिए इसको किस में रखा गया है, गांधीवादी में। तो अनुच्छेद 48 को भी गांधी जी क्या करते थे, समर्थन करते थे। अनुच्छेद 48 में क्या है,
अनुच्छेद 48 में कहा गया है कृषि, कृषि एवं पशुपालन, कृषि एवं पशुपालन किसमें है? अनुच्छेद 48 में। अनुच्छेद 48 में कहा गया है जो कृषि है, इसमें जो कृषि हम लोग, कृषि क्या है? आर्थिक व्यवसाय है। क्या है? गांधी जी क्या कहते थे? जो हम लोग कृषि है वो क्या है? जो हम लोग कृषि है वो आर्थिक व्यवसाय है, आर्थिक व्यवसाय है। और जो पशु यानी जो गाय हैं वो क्या है? दुधारू गाय, उनकी हत्या नहीं की जाएगी। ये सब चीज़ों की चर्चा कौन कहे थे? गांधी जी। ये किसके समर्थन में जाता है? अनुच्छेद गांधी जी के। इतना आप समझ गए? इसमें किस चीज़ की चर्चा है? कृषि एवं पशुपालन, कृषि एवं पशुपालन। तो ये किसी जो अनुच्छेद या पढ़ लिए आप, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 43 क ख, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 48, ये जितने भी अनुच्छेद हैं, गांधी जी इन अनुच्छेदों क्या किए थे? समर्थन किए थे। वो कहे थे कि नहीं, ये जितने भी अनुच्छेद क्या हैं ये अच्छे हैं, इनको इस DPSP में रहना चाहिए। इसलिए किसके में आते हैं? गांधीवादी में। अब समझते हैं उदारवादी। उदारवादी में कहा गया है कि जो समान यानी जो कानून बनाने योग्य हैं, कानून बनाने योग्य, जैसे में समझिए कौन अनुच्छेद आ जाएगा इसमें उदारवादी में? अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 में क्या है? समान सिविल संहिता। क्या है? समान सिविल संहिता। समान सिविल संहिता में आपको बताया है कि आप कैसे भी विवाह करिए, कैसे भी आप विवाह कर सकते हैं, अपने रीति रिवाजों से विवाह कर सकते हैं, लेकिन आपकी विवाह कर रहे हैं करिए, लेकिन जो नियम कानून है समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44 में जो नियम कानून उसको फॉलो कर कीजिए। मतलब कि एक व्यक्ति एक साथ 2 विवाह नहीं कर सकता है, केवल एक ही विवाह कर सकता है। इसको हम अनुच्छेद 44 में आपको बता चुके हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पर नहीं बताते हैं। अनुच्छेद 44 में आपको हम बता चुके हैं किसके लिए है? उदारवादी में, क्योंकि यहाँ पे पढ़े लिखे लोग रहते हैं। उदारवादी में कौन रहते हैं? पढ़े लिखे। यानी यहाँ पर जो नियम कानून रहता है वो किसमें है? उदारवादी में। जो शिक्षा को लेकर है वो किसमें है? जो शिक्षा के लिए अनुच्छेद है DPSP में जो शिक्षा के लिए अनुच्छेद है, शिक्षा का जैसे 45, ये किसके लिए? शिक्षा के लिए। तो ये किसमें है? उदारवादी में। किसमें है? उदारवादी में। इसको समझिए, अनुच्छेद 45 ये किसमें है? उदारवादी में। क्यों उदारवादी में है? क्योंकि इसमें कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या दिया जाएगा? फ्री में शिक्षा दिया जाएगा। इसको 2002 में, इसको 86वें संविधान संशोधन 2002 में किस में कर दिया गया? अनुच्छेद 21 क में। इतना समझ गए? तो ये अनुच्छेद किस में है? उदारवादी में। आगे समझते हैं अनुच्छेद इसमें कौन सा है? इसमें कहा गया 48, इसमें अनुच्छेद 48 भी है और 48 क भी है। क्या है? 48 क। समझिए, इसमें कहा गया है अनुच्छेद उदारवादी में 48 क क्यों रखा गया? इसमें भी रखा गया, इसमें भी रखा गया, क्यों रखा गया उसको समझिए। जिसमें कहा गया है कृषि एवं पशुपालन, कृषि एवं पशुपालन, कृषि एवं पशुपालन। इसका मतलब कि जो मान लीजिए उदारवादी में जो पढ़े लिखे लोग रहते हैं, मान लीजिए कृषि करते हैं, वो भी उनका क्या है? आर्थिक व्यवसाय। वो भी जानते हैं कि कृषि अगर नहीं करेंगे तो हम लोग की आर्थिक व्यवसाय में दिक्कत हो जाएगी। और जो पशुपालन है, जैसे गाय, दुधारू गाय, अगर इन लोगों की हत्या करने लगेंगे तो बहुत भारत में क्या हो जाएगी? आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी। इस कारण इसमें किस में रखा गया? उदारवादी में इसको भी रखा गया। जो आर्टिकल 48 है, आर्टिकल 48, इसमें कहा गया है कि पर्यावरण, वन्य जीव, इन सब चीज़ की रक्षा करना किसका काम है? राज्य का काम है। तो ये किस में आ जाएगा? उदारवादी में। क्योंकि इसमें चलाकी लोग तो जाएंगे, सरकारी जो पढ़े लिखे रहेंगे तो वो भी तो जाएंगे उदारवादी में। तो आपको बताया है कि इसमें उदारवादी में कौन रहते हैं? जो नियम कानून बनाते हैं, जो पढ़े लिखे रहते हैं, वो किस में रहते हैं? उदारवादी में। इतना आप समझिए। तो जो मान लीजिए पर्यावरण या वन जीव की रक्षा करेंगे, हमारे जंगल में चले गए, वो पढ़े लिखे नहीं है, तो आपको कैसे मालूम चलेगा कैसे रक्षा करना है, जानवरों से कैसे आपको बचना है? ये सब किस में दी जाती है? ट्रेनिंग दी जाती है इन सब चीज़ को की। तो ये किस में है? उदारवादी में। कौन है? अनुच्छेद 48 का। इसमें देखिए अनुच्छेद 49 भी है। अनुच्छेद 49 में क्या है? राष्ट्रीय धरोहर की रक्षा करना। तो राष्ट्रीय धरोहर की रक्षा करने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? उदारवादी। उदारवादी का मतलब समझा दें आपको कि इसमें पढ़े लिखे लोग चाहिए उदारवादी के लिए। तो अनुच्छेद 49 में कहा है कि राष्ट्रीय धरोहर की रक्षा करना। तो राष्ट्रीय धरोहर की रक्षा कौन करता है? तो देखते होंगे CIA सबको लगाया जाता है।
किसको लाया जाता है? CISF को, जवानों को लाया जाता है। जैसे में लाल किला हो गया, जामा मस्जिद हो गया, ताजमहल हो गया, यहाँ पर जाएंगे तो CISF लगे रहते हैं। तो किसमें कहा गया है कि जो इसमें राष्ट्रीय धरोहर की रक्षा करने किसमें रखा जाएगा? उदारवादी में। इतना आप समझ गए। इसमें रखा गया अनुच्छेद, आगे अनुच्छेद 50। इसमें क्या 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 कहा गया है? कार्यपालिका एवं न्यायपालिका दोनों अलग अलग रहेंगे। किस अनुच्छेद में कहा गया है? 50 में। किसमें कहा गया है? 50 में। अब मान लीजिए इसको जो बिना पढ़े लिखे लोग हैं उनको कह दिया जाएगा कि कार्यपालिका और न्यायपालिका में अंतर है, तो वो बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। इसलिए किसमें रखा गया है? उदारवादी में। क्योंकि उदारवादी में कौन रहते हैं? पढ़े लिखे लोग को रखा जाता है। तो पढ़े लिखे जो अनुच्छेद कानून से रिलेटेड हैं वो किसमें रखा गया है? उदारवादी में। आपको पहले ही बता दिए हैं। इतना आप समझ गए। अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51, इसमें किस चीज चलता है? इंटरनेशनल शांति की चर्चा है। मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय शांति, जैसे दो देशों में विवाद हो जाए तो अपने आप में सुलझा लेना चाहिए। इसको हम आर्टिकल 51 में आपको पिछले क्लास में अच्छे से समझा दिए हैं। तो ये किस में रखा गया है? उदारवादी में। आपको हम बता चुके हैं, अभी बताए हैं आपको, समझिए। आपको अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और समझ लीजिए कि जो हमारे DPSP हैं, कौन? DPSP, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसमें कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जो किसके लिए? समाजवादी के लिए। किसके लिए? समाज कल्याण के लिए, यानी समाजवादी के लिए। और कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जिसको गांधी जी समर्थक करते थे कि नहीं, ये अनुच्छेद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, तो किसमें है? गांधीवादी में। और कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जैसे नियम कानून से रिलेटेड है, वो किसमें है? उदारवादी में। तो आप देखते हैं कि नियम कानून से रिलेटेड कौन अनुच्छेद है? 44। अनुच्छेद 45 भी नियम कानून से रिलेटेड है। अनुच्छेद 48 का इसको भी बता दिए हैं कि क्यों अनुच्छेद इससे क्यों रिलेटेड है उदारवाद से, क्योंकि इसमें क्या है? पशुपालन। यानी पढ़े लिखे लोग तो ये कर पाएंगे कैसे पशु को पालन किया जाता है, कैसे क्या किया जाता है। इसे मान लीजिए पशु, मान लीजिए पढ़े लिखे नहीं रहेंगे और पशु को आखिर में आप फीवर हो जाए पशु वशु को, तो उसको भी लिए डॉक्टर आना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। इसीलिए किसमें रखा गया है? उदारवादी में। अनुच्छेद 49 में कहा गया है कि राष्ट्रीय धरोहर की रक्षा करना है, यानी CISF को लगाना। तो इसमें किसमें रखा जाएगा इसको? उदारवादी में। तो जो एक आपको हम बता चुके हैं, कुछ ऐसे अनुच्छेद होंगे जो उदारवादी, गांधीवादी और समाजवादी। कितना आप समझ गए। DPSP के सभी अनुच्छेद हैं। तो आप इसको स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कोई दिक्कत होगी? ये कल के क्लास का टॉपिक था जो छूट गया था, आज की क्लास में कवर किए हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं भाग 5। देखिए जो भाग 5 है बहुत इंपॉर्टेंट भाग है। जिस लड़के को छूट गया, समझिए को 60-70%, कितना? 60-70% लड़के का संविधान का हिस्सा छूट गया। संविधान छूट गया 60-70%। उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है UPSI में। चाहे कहीं भी आप SI पेपर दोगे, चाहे बिहार SI, चाहे कोई भी मतलब कोई भी स्टेट का पेपर देंगे SI का, तो उसमें ये बहुत ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। जैसे समझिए जो भाग 5 है, भाग 5, इसमें कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 52 से 151 तक है। इसमें टोटल अनुच्छेद कितने हैं? टोटल अनुच्छेद तो 100, कितने हैं? 100 अनुच्छेद हैं। कितने हैं? 100 अनुच्छेद। इसको आप बता देंगे जिस बच्चे का ये छूट गया भाग 5, उस लड़के का समझिए कि 70-80%, कितना? 60-70-80% उसका संविधान छूट गया। यानी उसका कोई मतलब नहीं है पढ़ने, क्योंकि सबसे ज़्यादा UPSI, बिहार SI, जितनी भी SI के पेपर होता है सबसे ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इतना समझ, इसको इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। देखिए समझिए जो भाग 5 है इसमें किस चीज़ की चर्चा है? भाग 5 में, जो भाग 5 है इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की चर्चा है। किसकी चर्चा है? सेंट्रल गवर्नमेंट की। और जो भाग 6 है, भाग 6, इसमें स्टेट गवर्नमेंट की चर्चा है। किसकी है? स्टेट गवर्नमेंट की। समझ रहे हैं? देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन कौन आते हैं उसको समझिए।
बहुत लड़के ही नहीं समझ पाते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन कौन आते हैं। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, उप प्रधानमंत्री होते हैं, सीएजी हो गए, एजी हो गए, उसके फिर इसके बाद संसद हो गया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट हो गया। ये सब किस में है? सेंट्रल गवर्नमेंट के। इतना आप समझ गए। अगर इसको आप अच्छे से पढ़ लिए तो इस भाग 6 को, स्टेट का जो स्टेट गवर्नमेंट है, इसको पढ़ने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि जो इसमें है वही इसमें है। बस देखिए, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट रहेंगे, उपराष्ट्रपति रहेंगे, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति रहेंगे, और इसमें राज्यपाल रहेंगे, उपराज्यपाल रहेंगे। यहाँ पे प्रधानमंत्री रहेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रधानमंत्री रहेंगे, तो स्टेट गवर्नमेंट में मुख्यमंत्री रहेंगे। इसमें हाई सुप्रीम कोर्ट रहेगा, तो इसमें हाई कोर्ट रहेगा। सेम वही प्रोसेस है, बस अनुच्छेद चेंज है और क्या चेंज है? नाम चेंज है। लेकिन जो भी आप इसका कार्यकाल कैसे कैसे निर्वाचन होता है, इसके सुप्रीम कोर्ट के कैसे पद को दिया जाता है, कैसे जज की नियुक्ति की जाती है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में रहेगा वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट में रहेगा। जिस बच्चे का छूट गया, समझिए कि वो भाग 6 भी अपना छोड़ दिया है, और भाग 5 तो छोड़ेगा ही छोड़ेगा। इसलिए इस क्लास को छोड़िएगा मत, आगे कंटिन्यू क्लास को देखते रहिएगा। इतना आप समझ गए? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें टोटल कितने अनुच्छेद हैं आपको बता दिए हैं। कितने अनुच्छेद हैं टोटल? टोटल अनुच्छेद 100। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए जो भाग 5 है, इसमें यूनियन की चर्चा है। किसकी चर्चा है? यूनियन यानी संघ की चर्चा है। किसकी चर्चा है? संघ यानी यूनियन। अब समझिए यूनियन में कौन कौन आ जाते हैं उसको समझ लीजिए। देखिए यूनियन में आते हैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। कौन आते हैं? उपराष्ट्रपति। दूसरे आते हैं प्रधानमंत्री, इसको पीएम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीएम। और दूसरे कौन आते हैं? उप प्रधानमंत्री। इसके आप समझिए, जिसको क्या बोलते हैं? वाइस पीएम। क्या बोलते हैं? वाइस पीएम। ठीक है, आगे समझते हैं। इसमें आते हैं एजी, एटर्नल जनरल। उसके बाद आते हैं कौन? सीएजी। क्या आते हैं? सीएजी। इन चीज की भी चर्चा इसी किसमें है? भाग 5 में। उसके बाद आते हैं पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी संसद। संसद की चर्चा किसमें है? सेंट्रल गवर्नमेंट में। इसमें 2 चीज की चर्चा है। पहला है लोकसभा, और जो दूसरा है वो क्या है? राज्यसभा। अगर ये सब चीज छूट गया तो पक्का है भाग 6 जो था, भाग 6 वो आपका पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। इतना इसको आप क्लास को छोड़िएगा मत। देखिए आगे समझिए, जो संसद, उसके बाद कौन आएंगे? सुप्रीम कोर्ट की चर्चा है। प्रस्ताव समझिए, जैसे नियम कानून बनता है। जैसे मान लीजिए लोकसभा से कोई प्रस्ताव पारित हो गया, जैसे मान लीजिए जीएसटी पारित करना। जीएसटी जब मोदी जी पारित किए थे जीएसटी, तो पहले किस में ले गए थे? लोकसभा में। उसके बाद किस में ले जाएंगे? राज्यसभा में। यहाँ से पारित हो जाएगी तो कहाँ जाएगी वो पत्र? राष्ट्रपति के पास। कहाँ जाएगा? राष्ट्रपति के पास। ये सिग्नेचर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? वो नियम लागू हो जाएगा देश में। इतना समझ गए? तो वही प्रस्ताव की भी चर्चा किसमें है? भाग 5 में। इतना समझ। इसमें बजट की भी चर्चा है। बजट। अब बजट समझ लीजिए, बजट कैसे कर सकते? मान लीजिए कोई इंडिया में पुल बन रहा है, खूब बड़ा पुल बना है, और 1000 करोड़ रुपये उसमें खर्चा है। कितना? 1000 करोड़ रुपये उसमें खर्चा है। 1000 रुपये खर्चा है, और उस खर्चे को मान लीजिए पारित करना पड़ेगा कि नहीं पारित करना पड़ेगा? तो उसके बजट को पारित करने के लिए पहले कहाँ ले जाएंगे? लोकसभा या राज्यसभा। उसके बाद कहाँ लाएंगे? राष्ट्रपति के पास। और ये राष्ट्रपति से सिग्नेचर करें तो वो क्या हो जाएगा? पारित हो जाएगा। तो आपको 1000 करोड़ रुपये मिलेगा आपको, किस लिए? पुल बनाने के लिए। तो वही बजट की इसमें चर्चा है। आपको काल का मतलब होता है शून्यकाल, आपातकालीन काल। इन सब चीज़ों को भी चर्चा। इसको आगे हम जब बताएंगे तो अच्छे से एक एक पॉइंट करके आपको बता देंगे। अगर कुछ छूटा भी होगा इसमें तो आगे जब अनुच्छेद पढ़ाएंगे तो उस अनुच्छेद में एक एक पॉइंट करके आपको अच्छे से बतला देंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कल से आएंगे तो आपको डायरेक्ट क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे अनुच्छेद। देखिए तो इसमें एक ट्रिक है इसको याद करने का, उसको समझ लीजिए। उसके बाद देखिए इसका ट्रिक एक है। वो ट्रिक क्या है?
पकानी कोको दुयो दशम। पकानी कोको दुयो दशम। इसका ट्रिक है याद करने का। ये है ये क्या, आर्टिकल 52, आर्टिकल 53, आर्टिकल 54, आर्टिकल 55, आर्टिकल 56, आर्टिकल 57, आर्टिकल 58, आर्टिकल 59, आर्टिकल 60, आर्टिकल 61। इसको समझ लीजिए। जो ये प से है पकानी प, जो प है इस क्या है, राष्ट्रपति का पद। क्या है, राष्ट्रपति का पद। क्या है, राष्ट्रपति का। किस अनुच्छेद में चर्चा है इसको, 52 में। जो आपको का है, का, इसमें किसकी चर्चा है, राष्ट्रपति का कार्यपालिका। इसमें किसी की चर्चा है, कार्यपालिका की। किसमें है, कार्यपालिका। कार्यपालिका की चर्चा किस अनुच्छेद में है, ये 53 में। किसमें है, 53 में। और जो क्या है, पकानी नी जो है वो क्या है, राष्ट्रपति का निर्वाचन। क्या है, राष्ट्रपति का निर्वाचन। ये किसमें है, 54, आर्टिकल 54 में। जो को से क्या है, राष्ट्रपति का कोटा। क्या है, राष्ट्रपति का कोटा। जब इसको हम बताएंगे तो आपको अच्छे से हम समझा रहे हैं। राष्ट्रपति का कोटा आपको एक एक अनुच्छेद में अच्छे से आपको बतलाएंगे कोटा क्या चीज़ है। उसके बाद क्या है, का मतलब समझिए, राष्ट्रपति का कार्यकाल। इस अनुच्छेद में है ये। देखिए जो अनुच्छेद ये है इसमें 56 में है। क्या है, 56 में। ये किस में है, 55 में। इसको समझिएगा। पकाने का को दुयो दशम, पकाने का को दुयो दशम। तो जो पकाने का है, का वो किस में है, राष्ट्रपति का कार्यकाल, अनुच्छेद 55 में है। और जो को किस में है, 56 में। तो राष्ट्रपति का है, कोटा है वो। इस बात को आप याद रखिएगा। आगे समझ लीजिए। दो जो है, इसमें किसमें है, इसमें है दोबारा निर्वाचन। राष्ट्रपति का दोबारा निर्वाचन। ये किस अनुच्छेद में है, ये है 57 है। किसमें है, 57 में। यो है, ये किसमें, अनुच्छेद 58। इसमें क्या है, राष्ट्रपति की योग्यता। किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 58 में। आगे क्या है, इसमें है अनुच्छेद का मतलब समझिए। का मतलब है इसमें राष्ट्रपति की दशा। ये किस अनुच्छेद में है, 59। इसको हम आपको एक एक अनुच्छेद जब बताएंगे तो आपको इसमें दशा का मतलब क्या है, इस सब चीज़ों की भी चर्चा करेंगे। बस यहाँ पे ये समझिए कैसे इसको याद रखेंगे, इसका ट्रिक क्या है, इसको समझ लीजिए। उसके बाद क्या है, स का मतलब है राष्ट्रपति का शपथ। किस अनुच्छेद में है, 60। किस अनुच्छेद में है, 60। उसके बाद है आपको म का मतलब होता है महाभियोग। राष्ट्रपति का महाभियोग। किस अनुच्छेद में है, ये है 61 में। ये याद करने का सही तरीका है। इसको हम कल आएंगे तो आपको एक बार और रिवीजन करा देंगे और एक बार अच्छे से इसको आपको बतला देंगे। तो इसको शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। समझिए, ये जितने आपको बताए क्या है, पकाने का को दुयो दशम, ये राष्ट्रपति के हैं। ये याद करने का तरीका, ये ट्रिक है। इसको हम एक एक अनुच्छेद के कल से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।